अब सर रात के खाने में, क्योंकि अभी गर्मियों का दिन चल रहा है, मैंने आपको बताया मैं बनारस की रहने वाली हूँ, बनारस का लंगड़ा आम बड़ा फेमस है और जब तक ये गर्मियों का सीजन रहता है मैं रात को डिनर कंप्लीट करने के बाद 1 या 2 आम जरूर खाती हूँ। बीच में मुझे थोड़ी एक्ने प्रॉब्लम हुई थी तो उस समय डॉमेट ने कहा था कि आप थोड़ा आम से दूर रहिए, तो उन दिनों को अगर मैं छोड़ दूँ तो मैं लंगड़ा आम ज़रूर खाती हूँ। और मुझे लगता है हर बनारसी का और ईस्टर्न यूपी और इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया हर जगह अलग अलग किस्म के आम मिलते हैं, हम खाते हैं। तो शुगर पेशेंट के लिए आम कितना नुकसानदेह है मुझे ये भी बताइए। और शुगर पेशेंट फिर करे तो करे क्या, कौन सा फल खाए? फल से तो ताकत मिलती है, दादी नानी ने हमेशा हमें ये बताया, क्या करे? आम के साथ शुरुआत करते हैं सर, आपका फेवरेट है? मैं लखनऊ का हूँ। हाँ, तो हमारे लंगड़ा, आप कह रहे हैं लंगड़ा? हाँ। हमारा वो दशहरी। दशहरी, हाँ। तो देखिए, दशहरी, लंगड़ा और सफ़ेदा तीनों पर हमने रिसर्च करी है। हमारी रिसर्च रोबस्ट, मतलब बिल्कुल तगड़ी रिसर्च है। इंडिया से उससे बेटर कोई रिसर्च नहीं कर सकता आम पर। इनफैक्ट इससे पहले जितनी रिसर्च थी सारी अमेरिका की थी। देखिए, वो मैक्सिको से जो आते थे उस पर रिसर्च उन्होंने करी थी। इंडियन आम पर कोई मेजर रिसर्च थी ही नहीं। हमने क्या दिखाया? हमने दिखाया कि अगर आप एक कार्बोहाइड्रेट, सफ़ेद डबल रोटी ब्रेड को हटा दें, 2 ब्रेड को हटा दें और 250 ग्राम से एक छोटा सा आम होगा, उसको ले आएँ, तो आपकी शुगर कोई बढ़ेगी नहीं। और अगर आप ऐसा करते रहें 2 महीने तक तो इनफैक्ट शुगर बेटर हो जाएगी आपकी। लेकिन बात यह है कि आप कह रहे हैं ना कि 2 आम 3 आम वो बात बढ़ती रहती है। फिर लोग कहते हैं बाल्टी में हम सारा आम इधर आया और उधर बाल्टी में फेंका। तो इस तरह से तो उसको सीमित मात्रा में रखें, वो अच्छा रहेगा। तो आम में केवल शुगर नहीं है, आम में पॉलीफिनॉल, बहुत सारे और तत्व हैं जैसे हर फ्रूट में होते हैं। तो किसी फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, आम का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो देखिए, ये भ्रांतियाँ कुछ हैं। लेकिन हाँ, अगर आम नहीं कोई भी फ्रूट आप 10-15 खा लीजिए वो, तो फिर ऑब्वियसली आपका एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऊर्जा आपको ज़्यादा मिलेगी और शुगर बढ़ जाएगी। तो आम को सीमित मात्रा में अगर आप रखें, आप एक रोटी को हटा दें, अगर रात को खाते हैं उसकी जगह आम आप एक रोज़ भी खा लें, मुझको कोई भी आपत्ति नहीं है इस चीज़ में। आप खाते रहिए और आपका वेट भी ठीक रहेगा, आपकी मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहेगी। तो आम के बारे में ये भ्रांति हमने बिल्कुल क्लियर कर दी है। लेकिन बात मेरी मानते नहीं हैं लोग लोग कहते हैं साहब वो ठीक है, उन्होंने तो एक बताया लेकिन हम 4 खा रहे हैं। लेकिन शुगर पेशेंट को भी सर ने आम खाने की इजाजत दे दी है। मुझे लगता है इसके लिए 1 लाइक तो यहाँ पे जरूर बनता है। अब मुझे आप सर ये बताइए, हमने फ्रूट्स की बात कर ली है, वेजिटेबल वो कौन से हैं? फ्रूट की पूरी बात नहीं हुई। अच्छा। मैं आपको 2-3 फ्रूट बता देता हूँ और जो अच्छे हैं, जो कोई भी खा सकता है, शुगर पेशेंट भी, जो कि जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। उसमें है ब्लूबेरीज। देखिए, मैंने कहा था ना ब्रेकफास्ट मैं शुरू करता हूँ ब्लूबेरी से, लेकिन ब्लूबेरी महंगी बहुत है और सब जगह मिलती नहीं है। तो आप जामुन ले सकते हैं, चेरीज ले सकते हैं, रसभरी ले सकते हैं। बेरीज इस कई तरह की प्रकार की होती हैं, तो ये सारी ले सकते हैं। ये सारी अच्छी हैं और बहुत बढ़िया हैं। केवल शुगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं, ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छी हैं ये बेरीज। इसी तरह से चेरीज़ हैं। अच्छा, उसके साथ आड़ू हैं, आपके खुबानी है, सेब है और नाशपाती है। ये पहले 5-6 फ्रूट्स हैं जो कि हर के लिए ठीक हैं। और फाइबर अगर ज़्यादा लेना हो तो अमरूद है। तो ये सारे फ्रूट्स सारे अच्छे हैं किसी के भी लिए। वैसे सर मेरा बस चले तो मैं हर हफ्ते आपकी संगत में रहूं, लेकिन कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो एप्पल के बारे में नहीं बताया आपने, डॉक्टर से कैसे दूर रहें? मैंने बताया, सेब बताया। देखिए, एप्पल में एक बात मैं और बता दूं आपको। हाँ। एप्पल है बहुत अच्छा फ्रूट, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि उसका जो छिकल बाहर वो है पील कर देते हैं। हाँ। और उसका करके और सिर्फ उसका अंदर का गूदा खाते हैं। तो उसके जो कवरिंग है, उसका जो खाल है, उसमें अलग गुण है। और वो, ये मैं बिल्कुल रिसर्च फैक्ट बता रहा हूँ कि वो अगर लें तो ब्राउन फैट, शरीर में ब्राउन फैट की मात्रा कम होती है और इंडियंस में बिल्कुल कम होती है। ब्राउन फैट जो है ऊर्जा पैदा करता है, गर्मी अंदर समझ लीजिए, और वाइट फैट को हटाता है। तो ब्राउन फैट अच्छा है। तो ब्राउन फैट को वो स्टिमुलेट करते हैं। तो अगर आप लें सेब तो
पूरा पूरा उसकी स्किन के साथ लीजिए, ये और ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। शानदार। अब हम फलों के बाद सब्जियों की बात अगर कर लें तो वो कौन सी सब्जी है, इंक्लूडिंग आलू जो इंडियंस को बड़ा पसंद है, लेकिन वो सब्जी हमें नुकसान कर रही हो, वो वेजिटेबल हमें नहीं लेना है, और वो कौन सा वेजिटेबल है जिससे हम बहुत दूर रहते हैं लेकिन हमें शामिल करना है? देखिए, शामिल करने वाली तो मैंने काफ़ी बता दी थी आपको। उसमें हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पर, जिसकी पत्तियां हों और ग्रीन हो, वो अच्छी है। उसमें बहुत सारे गुण हैं, और वो आप चाहे साग की तरह लीजिए या मेथी लीजिए या पालक लीजिए, इस तरह की कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ये सब अच्छी हैं। साथ में मैंने बैगन के बारे में, जैक फ्रूट के बारे में, कटहल के बारे में और भिंडी के बारे में मैंने बता दिया, और साथ में आप बैगन तोरी तो आप ले ही सकते हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल्स आर गोइंग टू बी गुड। नाउ व्हाट इज़ नॉट सो गुड बट कैन बी टेकन इन अ स्मॉल अमाउंट, एक तो वो है आपका आलू की बात है, वाइट अगर पोटैटो है तो और भी गड़बड़ है। लेकिन आलू में केवल ये बात नहीं है, आलू अगर फ्राई करें तो ज़्यादा डेंजरस है। तो आलू के फ्राई कोई भी रूप हो, चाहे वो चिप्स हो, चाहे फ्रेंच फ्राइज हो, या आलू के कटे हुए टुकड़े को फ्राई करें, दोज आर डेंजरस। एंड अगर आलू को सिंपल आपने सब्जी में बनाया और छोटे छोटे टुकड़े रखें, नॉट गोइंग टू बी डेंजरस। इट इज़ ओके इफ़ आपके बाकी फूड हेल्दी है तो थोड़ा सा आप ले सकते हैं इसको। इसके साथ दो और सब्जियां हैं जिसमें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा हाई है, और वो है शलगम और एक आपका कद्दू। तो कद्दू और शलगम में भी शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हम यही कहते हैं भाई देखो, आप अगर 10 बार सब्जी खा रहे हो तो उसमें एक बार कद्दू भी खा सकते हो और थोड़ा सा खा सकते हो, और आप आलू भी थोड़ा सा खा सकते हो। लेकिन ये ज़रूरी है, उसकी कुछ शर्तें हैं कि आप रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हो, आप बाकी चीज़ें ठीक खा रहे हो, आपकी शुगर ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर ठीक हैं, हम थोड़ा सा इसमें ढील दे सकते हैं। आजकल एक चीज़ और बहुत हमें सुनने को मिल रही है कि चीनी तो नुकसान करती है, गुड़ नुकसान नहीं करता है, और इसीलिए जो शुगर पेशेंट है, मैंने उनको भी ये देखा है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे फादर इन लॉ गुड़ बहुत खाते हैं, वो शुगर के पेशेंट हैं, वो देखेंगे तो वो गुस्सा भी करेंगे। तो गुड़ वो बहुत खाते हैं, कहते रहे तुम्हें नहीं पता है, मैं तो पूछ रखा है, गुड़ से कुछ नहीं होता। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि मैं शुगर की पेशेंट हूँ और मैं चीनी नहीं खा रही हूँ, मैं कह रही हूँ गुड़ तो ठीक है सेहत के लिए, तो वो कितना ठीक है? देखिए, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में कि एक प्रोसेस्ड है और दूसरा अनप्रोसेस्ड है। और चीनी सीधे आपकी शुगर बढ़ा देगी, गुड़ भी बढ़ाएगा आपका, और साथ में थोड़ा मिनरल्स की मात्रा वगैरह उसमें ज़्यादा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि आप गुड़ खा सकते हैं। आपको चीनी और गुड़ दोनों ही बिल्कुल कभी कभी खाना है और रोज़ नहीं खाना है आपको। और वो जो शुगर फ्री गोलियां आती हैं, शुगर फ्री के नाम पे आइसक्रीम मिल रही है, मिठाइयाँ मार्केट में मिल रही है, घर में खीर बनाई जा रही है गोलियां डाल के शुगर फ्री वाली, वो कितना ठीक है? आपने तो बिल्कुल हॉर्नेट्स नेस्ट को वो कर दिया। इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। देखिए, उसमें वो मिठाइयाँ वो तो है ही हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ तो आपके ज़ीरो कोलाज हैं, और जो कि शुगर फ्री कोलाज जो आजकल मिलते हैं ज़ीरो कैलोरी वाले, उसमें सारी नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स, जिसमें कि शुगर फ्री स्वीटनर्स होते हैं, वो डाले होते हैं। उसमें एस्पार्टेम भी है, सुक्रालोज भी है, उसमें एरिसल्फेम भी है, कई जगह सैक्रिन का इस्तेमाल भी होता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जो भी रिसर्च देखी गई है उसमें देखा गया है कि ये इंटरफेयर करते हैं माइंड की एक सैटाइटी सेंटर को, यानी कि शुगर जो परसीव होती है ना कि हमने शुगर पी ली तो हमारा तृप्ति हो गई, जिसको हाँ। तृप्ति कहते हैं, सैटाइटी, वो सैटाइटी इनसे मिलती नहीं हो, तो आप और खाते हैं और भी कोई चीज़ खाने की कोशिश करते हैं, तो माइंड मानता नहीं है इनको शुगर। तो एक तो आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं कि वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम बिल्कुल ज़ीरो कोलास कैलोरी ले रहे हैं, तो आपका वेट गेन हो जाएगा। इसके दूसरा कारण भी है कि गट माइक्रोबियोम में, मतलब इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो शुगर को भी बढ़ा सकते हैं, तो शुगर बढ़ जाती है कई लोगों की इनको लेने में।
यही नहीं है बात है कि कुछ लोगों ने रेज किया है कैंसर का इसमें शक और हार्ट डिजीज़ का शक। तो मैं तो अपने जितने भी पेशेंट हैं मैं कहता हूँ देखो भाई, अगर आपको लेना है तो बहुत सीमित मात्रा में लीजिए, एक बूंद लेना है या एक पैलेट लेनी है तो वो लीजिए। लोग कहते हैं साहब स्टेविया ले सकते हैं वगैरह, तो स्टेविया मॉन्क फ्रूट वगैरह रिलेटिवली शायद ठीक हैं, लेकिन अभी भी उनमें कोई स्टडी नहीं है। और अगर आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं, दिन सुबह शाम ले रहे हैं वगैरह, तो मैं कहता हूँ भाई कुछ हटा दो और उसकी जगह चीनी ही ले लो, वही बेटर है इससे। तो मैं थोड़ा सा अलाउ इवन शुगर कर देता हूँ उसमें। इसको अलाउ हम यूजुअली करते नहीं हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को, और ना ड्रिंक्स को ऐसे अलाउ करते हैं जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। बहुत काम की बात मुझे लगता है ये हमें मालूम चली है। और आप भी अगर इन गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केट से ख़रीद के और घर पे सेवइयाँ भी बना रहे हैं, खीर भी बनाते चले जा रहे हैं, तो सचेत हो जाने की ज़रूरत है आपको। मैं अब एक आपसे कंप्लीट ये चीज़ समझना चाहती हूँ सर कि अगर कोई नॉर्मल इंसान है वो कैसे प्री डायबिटिक ना हो, कोई प्री डायबिटिक है वो कैसे डायबिटिक ना हो, और जिसे ऑलरेडी डायबिटीज़ है वो कैसे बिल्कुल जो अनकंट्रोल हो जाती है डायबिटीज़ उस श्रेणी में ना जाए। मतलब इस खांचे में जो व्यक्ति है वो अगले स्टेप पे बढ़े ही ना, इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें तो कांस्टेंट रहेंगी। आपकी एक्सरसाइज कांस्टेंट रहेगी, आपकी डाइट कांस्टेंट रहेगी, तीनों स्टेप्स में। लेकिन जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाते हैं तो इंटेंसिटी, जैसे मैं आपको बता दूं एक्सरसाइज की, अगर आप नॉर्मल हैं, आपकी फैमिली में परिवार में लोगों को डायबिटीज़ है, तो आपकी एक्सरसाइज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 150 मिनट पर वीक, यानी कि 5 दिन 30 मिनट। और जैसे ही आप प्री डायबिटिक हों आपकी एक्सरसाइज की मात्रा और बढ़ जानी चाहिए, 300 मिनट पर वीक। स्पेशली अगर आपका वज़न ज़्यादा हो तो वो वज़न आपको कम करना है। और साथ साथ इस एक्सरसाइज वॉकिंग के साथ साथ आपको वेट्स उठाने हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ये ज़रूरी हो जाती है। तो आप जैसे कि 300 मिनट पर वीक कर रहे हैं तो 45 मिनट 50 मिनट पर डे कर रहे हैं आप वॉकिंग, तो उसके साथ 5-10 मिनट आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करिए। तो पुरुषों को मैं कहता हूं कि आप वेट्स उठाइए और वेट छोटे वेट से शुरू करिए। और महिलाओं को मैं कहता हूं कि थेराबैंड की एक्सरसाइज करिए। आजकल थेराबैंड के आ गए हैं जो कि कम इंटेंसिटी के और हाई इंटेंसिटी के, तो थोड़े कम रेजिस्टेंस वाले शुरू करें आप। ये दोनों का अगर कम्बिनेशन आप करेंगे और प्री डायबिटीज़ की अवस्था में हैं तो आपकी शुगर कम होने के पूरे चांसेस हैं, आप वेट लॉस करेंगे और चांसेस हैं। यही चीज़ आपको मेंटेन करनी है डायबिटीज़। तो प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज डाइट में फ़र्क नहीं है, लेकिन जहाँ डायबिटीज़ आ गई तो आपको दवाओं के साथ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह ना बढ़े, क्योंकि आपका हार्ट का खतरा बढ़ गया, किडनी का खतरा बढ़ गया और लिवर का खतरा बढ़ गया। तो जो हम बात कई चीज़ों की कर रहे हैं, सैचुरेटेड फैट की बात कर रहे हैं, वो एक मुद्दे में आ गया कि ये हमको ज़्यादा नहीं खाना है सैचुरेटेड फैट। और इसी तरह से अगर हम फाइबर की बात करें तो फाइबर को इंक्रीज़ करना है। और प्रोटीन की बात करें, अगर किडनी ठीक है तो प्रोटीन की मात्रा भी इंक्रीज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें लाभदायक रहेंगी लिवर के लिए, किडनी के लिए और साथ साथ हार्ट के लिए। लेकिन आगे जाकर जब डायबिटीज़ और साल की हो गई और आपका कहीं किडनी ख़राब होने लगी, तब हमको प्रोटीन का इस्तेमाल अलग तरीके से करना है, शायद रिस्ट्रिक्ट करनी पड़े। तो कई चीज़ें बदलती रहती हैं। देखिए, डाइट बदलती रहती है, एक्सरसाइज भी बदलती रहती है। जैसे किसी को हार्ट डिजीज़ हो गई तो हमको एक्सरसाइज की इंटेंसिटी कम करनी पड़ेगी और धीरे धीरे फिर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा फिजिशियन इन सब चीज़ों को टैकल कर सकता है स्टेजेस ऑफ डायबिटीज़ पर। ऑफ कोर्स दवा और इंसुलिन वगैरह का इस्तेमाल तो अप्रोप्रिएटली करना ही चाहिए।
यानी आपकी बात सुन के मुझे वो बात अब ठीक लग रही है। मैंने घर में जब किसी को भी डायबिटीज़ डायग्नोस होते हुए सुना है तो घर वाले बहुत निराश, बहुत मायूस से हो जाते हैं कि अब डायबिटीज़ आई है तो अब 4 रोग और साथ में आने ही हैं। वो ये मान के बैठ जाते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ हुआ है तो डायबिटीज़ अकेले नहीं आती ये बीमारी, ये 4 बीमारियां लेके आती हैं। तो आपकी बात सुन के मुझे वो रियलाइज़ हो रहा है कि वो ठीक बोलते हैं कि किडनी प्रॉब्लम शुरू होगी, बीपी प्रॉब्लम शुरू होगी, हार्ट प्रॉब्लम शुरू होगी। ऐसा है? मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि ये परसेंटेज वाइज है। जो इनडिसिप्लिन है उसको ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से आएंगी, 5 साल में 10 साल डायबिटीज़ में आ जाएंगी, और जो डिसिप्लिन है 25 साल में भी नहीं आएंगी। देखिए हमारे पास पेशेंट हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं 1980 से, तो अब हो गए हैं 40 साल करीब करीब, और बिल्कुल ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है। तो वो 6:1 जो रूल मैंने बताया ना, वो भी नहीं फॉलो करते, 7:7 सारा करते हैं। जितनी डिसिप्लिन है 7 दिन ऑफ द वीक करते हैं, एक्स्ट्रा डिसिप्लिन्ड है। कई लोग हैं हमारे, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, विलेजेस से आते हैं, बिहार से आते हैं, पुअर लोग हैं, मतलब फाइनेंशियली नहीं है लेकिन हमको दिखाने आते हैं इतने 1000 किलोमीटर से, लेकिन इतने बढ़िया तरीके से अपना सारा कुछ करते हैं। पूरा वॉक, जैसे मैं कहूँ वैसा वॉक, वैसे डाइट, वैसे अनाज खाना वगैरह सब कुछ, और बड़ी अच्छी तरह से। तो मैं तो उनको जल्दी बुलाता ही नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ 1 साल के बाद आओ, इतना बढ़िया ये लोग करते हैं। तो देखिए जिसको अच्छा करे वो ज़रूर उसका फ़ायदा मिलता है। तो ये अश्वभावी नहीं है कि साहब होना ही होना है। हाँ, चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन उस चांस को आप अपने एफर्ट से आप उसको कम कर सकते हैं। तो जो होना है उसको हटा सकते हैं, जो जीन्स आपके हैं उससे लड़ सकते हैं आप। हम ये पेशेंट को बताते हैं आप 50% रिस्पॉन्सिबल हैं अपने ट्रीटमेंट में, मैं 50%। मेरा काम ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तरह, आपको इधर जाना, आपको उधर जाना, और आपका काम वहाँ चलना। तो हम भागीदार हैं, पेशेंट भागीदार है इस चीज़ में। और ये केवल सोचना कि दवा से सारा बात हो जाएगी तो नहीं। मैं तो डाइट एक्सरसाइज का हर एस्पेक्ट, हर दिन जब आते हैं पेशेंट, हम बिल्कुल एम्फसाइज करते हैं कि आपको डाइट एक्सरसाइज ज़्यादा ज़रूरी है आपकी इंसुलिन से, दवा से, सब। आपकी इन बातों से मुझे एक चीज़ और पता चल गई। आपने कहा कि बिहार से पेशेंट आते हैं जो बहुत गरीब तबके के हैं, वो पेशेंट आपके पास आते हैं। तो मुझे ये समझ में आ गया कि शुगर की बीमारी अमीरों की बीमारी नहीं है, क्योंकि हमेशा से ये भारत में कहा जाता रहा है अच्छा इसको डायबिटीज़ है, ये तो अमीरों की बीमारी है, गरीबों को नहीं होता शुगर। ये सिनेरियो जो है ना चेंज हो गया पिछले 5-10 साल में। अच्छा। और अब जो है हम बहुत सारे किसान देखते हैं जिनको कि डायबिटीज़ हो गई है। इसमें एक और मुद्दा है कि साहब कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि अपने खेत बेचकर अब वो काम नहीं करते हैं खेतों में, तो बैठे रहते हैं, उनके पास थोड़ा पैसा आ गया है, अब सब गाड़ी भी आ गई है, सब कुछ, तो उनकी जीवन शैली बदल गई है। वो नहीं सोचते कि वो अब खेत उतना लाभकारी है, तो बेच दिया उन्होंने, तो अब उनको डायबिटीज़ हो गई। ऐसे उदाहरण और जगह भी हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो एबोरिजिनीज़ हैं, जो कि आदिवासी लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो क्या करते थे, वो पानी में भाला डालकर और मछलियाँ निकालते थे, मछलियाँ खाते थे, मीलों मीलों दूर मछलियों वहाँ शिकार करने जाते थे। अब क्या किया ऑस्ट्रेलिया वालों ने कि उन्होंने कहा कि साहब ये तुम्हारी ज़मीन है, ये तुम्हारे मकान है, ये तुमको पैसा मिल रहा है और तुमको दे दिया हमने खाना। तो क्या हुआ, तेज़ी से वो मोटे हो गए और जल्दी से उनको डायबिटीज़ हो गई। डायबिटीज़ की संभावना उनमें और ऑस्ट्रेलियन से दुगना हो गई। ऐसे हर जगह हमारे पास वो है, अमेरिका में भी हैं, यहाँ पर भी हैं रिजर्वेशन जो हैं। तो देखिए जो, और हमारे पास कुछ एथलीट टॉप लेवल के एथलीट्स हैं जो कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने खेलना छोड़ दिया अब, और वो नहीं उन्होंने डिसिप्लिन करी, तुरंत डायबिटीज हो गई। उनकी बॉडी यूज टू ही नहीं है इस चीज़ के लिए, बॉडी भागने के लिए है। हाँ। तो ये बात है। अगर मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है
तो मैं डायबिटीज डिले तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे होगा ही नहीं मधुमेह, मुझे होगी नहीं शुगर, ये तो नहीं संभव है। अच्छा, माता पिता को था तो तुमको होगा ही होगा, ये कितना ठीक है? नहीं, ये भी ठीक नहीं है। हालांकि उससे लड़ने के लिए आपकी पूरी शक्ति चाहिए, आपका पूरा डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आप उससे लड़ नहीं सकते। तो हम ऐसे लोगों को काफ़ी काउंसिल करते हैं, काफ़ी देर तक काउंसिल करते हैं। कई लोग समझ जाते हैं और कई लोग लड़ते हैं और नहीं, उनको बहुत ज़्यादा डिले। देखिए 60-70 में अगर हो गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगली अवस्था में ना हो। 60-70 में होता है शुगर, डायग्नोस ही हो उस उम्र में? जी, कई लोगों को होता है। तो अगर हम डिले कर दें उसको उतना, तो फिर उतना ही हमारा काम बहुत हो गया। हाँ। कौन सा एक टेस्ट है जो आप बोलेंगे कि हर किसी को करवाना ही चाहिए, वो किसी भी एज ग्रुप का हो, शुगर पता चलने के लिए भी, और वो कितने दिन में करवाना चाहिए? हम फुल बॉडी चेकअप भी कहते तो है साल में एक बार कराना चाहिए, पर उसका नंबर आता है 3 साल 4 साल के बाद, या आप जब कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं और वो आपसे सर्टिफिकेट मांगते हैं, आप तब करवाते हो उसको। तो ये कैसे करना चाहिए? जो मैं बता चुका हूँ आपको, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, अब ये आपके फुल बॉडी पैकेज में आता ही नहीं है, क्योंकि वो 2 घंटे वाला टेस्ट वो करते ही नहीं है। तो हमको करवाना चाहिए ये। और अगर जो लोग ज़्यादा प्रिडिस्पोज्ड हैं, आपके पेरेंट डायबिटिक हैं वगैरह, तो आप हर साल कराना चाहिए, वरना हर 2-3 साल में ज़रूर कराना चाहिए। और जो लोग, जैसा मैंने बताया, मोटे हैं, पेट का घेरा ज़्यादा है, तो उनको भी हर साल कराना चाहिए। कोई एक गलती आप मुझे ऐसी बताइए जो डायबिटीज पेशेंट करता है, डॉक्टर के मना करने के बाद भी करता है और अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। देखिए, सबसे बड़ी गलती तो वो ये करता है कि दवा छोड़ देता है और अपने डाइट एक्सरसाइज को नहीं फॉलो करता। सबसे बड़ी गलती तो वही है, और आता नहीं है दिखाने के लिए। तो ये नॉन कंप्लायंस टू मेडिकेशन, नॉन कंप्लायंस टू विजिट इज़ वेरी फ्रीक्वेंट। वो बहुत ही कॉमन है कि हमने आज देखा और फिर 2 साल के बाद देख रहे हैं हम पेशेंट। आज ही पेशेंट कुछ आए जो 3 साल के बाद आ रहे हैं, तो सब की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। तो कंप्लायंस टू ट्रीटमेंट इज़ अ मस्ट, कि ये तो करना ही करना है आपको, चाहे ट्रीटमेंट में डाइट हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे दवाएं हो, चाहे इंसुलिन हो। और टाइम टू टाइम आपको टेस्ट कराने जरूरी हैं, जिसमें कि केवल शुगर का टेस्ट नहीं, उसमें कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट ज़रूरी है, अपना ब्लड प्रेशर आपका चेक करना, और कुछ और टेस्ट हैं जिसके बारे में भी शायद हमारे विषय में बात हम कर सकते हैं, जो अर्ली बताएं डैमेज क्या है, अर्ली डैमेज। तो वो जैसे वो टेस्ट हैं। देखिए, जो डॉक्टर है उसको पैर की नसों का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। वो हाथ से भी कर सकते हैं, ट्यूनिंग फोक से हम पैर का चेक कर सकते हैं कि नर्व का डैमेज है कि नहीं है, और इंस्ट्रूमेंट से भी कर सकते हैं हम। तो एक तो पैर की नसों में, जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं, वो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। और जो लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोकर्स हैं, उनमें ज़्यादा। नंबर 2 टेस्ट, जो कि अक्सर आपके बॉडी पैकेज में नहीं आता, उसका नाम है माइक्रो एल्बुमिन नामक टेस्ट, जो यूरिन का एक विशेष टेस्ट होता है। वो अगर थोड़ा बढ़े तो इसका मतलब किडनी में डैमेज शुरू हो गया है, और किडनी में डैमेज जब शुरू हो गया है तो हार्ट पर रिस्क बढ़ गया है। तो वो पता आपको नहीं चलेगा कुछ भी कि हमको कुछ भी प्रॉब्लम है, और वो बता देगा कि अब सावधान हो जाओ। तो वो किडनी का, तो उसको नेफ्रोपैथी कहते हैं, किडनी का कॉम्प्लिकेशन। अब हार्ट का जहाँ तक सवाल है, हार्ट का टेस्ट जो है एटलीस्ट 2 साल में एक बार हार्ट का इको, कोलेस्ट्रॉल तो ब्लड का टेस्ट है, लेकिन इको वगैरह इस तरह के टेस्ट होने चाहिए, स्पेशली जिनके परिवार में हार्ट की तकलीफ है। तो वो कार्डियक वो डिटेक्ट करेगी अर्ली अवस्था में कि हार्ट सिकुड़ रहा है, हार्ट मोटा हो रहा है, ये सब पता चलता है। चौथा टेस्ट आँख का है। आँख में रेटिनोपैथी टेस्ट, वो हर 6 महीने से 1 साल में कराना चाहिए कि आँख पे कोई डायबिटीज़ का फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। और आखिरी टेस्ट है वो लिवर का है, क्योंकि लिवर में आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम और सिरोसिस ऑफ लिवर हम डायबिटीज़ में ज़्यादा देख रहे हैं, अल्कोहल वाले लोगों में कम देख रहे हैं। तो उसके लिए एग्जामिनेशन प्रॉपर लिवर का, और साथ में अल्ट्रासाउंड देखने के लिए कि लिवर बढ़ा तो नहीं है। और भी बहुत से टेस्ट हैं,
वो करा सकते हैं। तो एक अच्छा फिजिशियन, अच्छा डायबिटोलॉजिस्ट इन सब का ख्याल रख कर चलता है और ये टेस्ट टाइम से कराता रहता है, जिससे उसको अर्ली वार्निंग मिल जाए कि भाई देखिए रेड लाइट नहीं हुई है, येलो लाइट है, आप सावधान हो जाइए। मैं इंसुलिन के ऊपर सर आगे आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन एक चीज़ जो हर इंडियन मानता है वो ये है कि डायबिटीज़ की एक बार दवाइयाँ शुरू अगर हो गई तो फिर तो दवाइयाँ बंद होना मुश्किल है। तो डायग्नोस हो गया है कि आप डायबिटिक हो, वो जीरे का पानी, मेथी का पानी, करेले का जूस, नीम का पानी, ये पहले आजमाते हैं कि इससे डायबिटीज़ अगर मेरा कंट्रोल हो जाए तो दवाइयाँ मुझे शुरू नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक बार मैं डॉक्टर के चक्कर में अगर पड़ा तो फिर तो दवाइयाँ बंद होंगी नहीं। तो इसके साथ शुरुआत करना, करेले का जूस, मेथी का पानी, वो कहाँ तक ठीक है? देखिए नंबर 1 इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आपके क्वेश्चन में 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, एक बार डायबिटीज़ शुरू हो गई तो उसका कारण क्या है। अगर मोटापन कारण है तो आपको उस पर मूल रूप से ध्यान देना है, शुगर से ज़्यादा उस पर कि वज़न कम हो। आजकल कन्वर्सेशन हमारा पेशेंट के साथ वज़न पर ज़्यादा होता है, सबसे पहले वज़न पर होता है। मूल वही है, एक वृक्ष में वो जड़ है, डायबिटीज़ एक पत्ता है। हम पत्ते को काटें, उसको वो करें और जड़ को ना देखें, गलत बात है। तो अगर हमने दवा आज शुरू करी तो ऐसी दवा शुरू करते हैं जो कि वज़न पर ध्यान दे। वेट लॉस की मेडिसिन जो हैं, जो डायबिटीज़ की भी हैं, वो वज़न को कम करें। और जैसे जैसे वज़न कम हो, जैसे मैंने बताया रिमिशन में वज़न सबसे ज़रूरी चीज़ थी, तो वज़न कम होता जाए तो आपकी बाकी दवाएं बंद होती जाएंगी। आज ही मैंने 3 लोगों की ज़्यादातर दवाएं बंद कर दी हैं, क्योंकि उन्होंने भी अच्छा काम किया और हमारी दवाओं ने भी अच्छा काम किया। तो अब वो छोटे से 1-2 दवाओं पर वापस आ गए हैं, पहले 4 दवा पर चल रहे थे। तो देखिए ये कहना गलत है कि डायबिटीज़ की दवाएं बंद नहीं हो सकती। जो रिमिशन होता है उसमें तो बंद ही हो जाती हैं, और रिमिशन करने के लिए वज़न कम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात हो जाती है। तो ये आपके उसका आंसर है कि हम दवा बंद भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दवा बढ़ती चली जाती है, चाहे हम जो भी करें, वो उन लोगों में होता है जिनकी डायबिटीज़ बहुत लंबी डायबिटीज़ हो, उनमें हम रिमिशन कर नहीं पाते हैं और उनमें अपना सिस्टम पैंक्रियास वगैरह काफ़ी ख़राब हो गए होते हैं, उसमें दवाएं बढ़ती चली जाती हैं, इंसुलिन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो घरेलू उपाय वाला जो सवाल था, घरेलू तो देखिए घरेलू उपाय, अगर मेथी खाना है आपको, मेथी का पानी पीना, जीरा, इन सब का कोई ख़ास मतलब नहीं है। मैं आपको बताऊं, एट द मोस्ट हमने जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में रिसर्च करी थी, मेथी की भी करी थी, करेले भी करी थी, 2 से 5% का शुगर में फ़र्क पड़ता है। तो ये ऐड करे जा सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है, ऐड करे जा सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। लेकिन जो तीसरी चीज़ जो आपके भी दिमाग में होगा और जो अक्सर लोग घर में उसका इस्तेमाल करते हैं, वो सिनेमन है, दालचीनी है। दालचीनी पर हमने विशेष शोध करा और उसमें हमने बताया कि शुगर की मात्रा भी कम हो, ब्लड प्रेशर की मात्रा भी कम हो, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम हो, आधा चम्मच दालचीनी आधे गिलास पानी में नींबू के साथ लीजिए आप रोज़। प्रेग्नेंट वेमेन ना लें, और जो लोग बहुत ज़्यादा ब्लड थिनर वगैरह ले रहे हैं वो भी ना लें। तो दालचीनी के जो फ़ायदे हैं वो केवल हमने ही नहीं दिखाए, श्रीलंका से लोगों ने दिखाए, जहाँ दालचीनी सबसे अच्छी मिलती है, और भी लोगों ने दिखाए। तो दालचीनी एक प्रूवन केस है, प्रूवन है कि इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंसुलिन के लिए भी हम यही सुनते हैं, आप एक बार इंसुलिन अगर शुरू करवा देते हैं तो वो फिर कभी रुकती है? बिल्कुल रुक सकती है। इसमें भी वही लागू होती है जो मैंने बेसिक बात कही। अगर कोई वज़न, जैसे कि कल आए थे एक व्यक्ति जिनका वज़न 110 kg पहले था, करीब 4 महीना पहले। उनको इंसुलिन करीब 80 यूनिट मिल रही थी, सुबह 40 और शाम को 40। हमने दूसरी एक दवा शुरू करी जो वेट लॉस की होती है उनका, और उन्होंने भी कहा कि अब मैं बिल्कुल एक्सरसाइज करूँगा, अब मैं खाने पर पूरा कंट्रोल करूँगा। तो उन्होंने पूरा अपना ध्यान दिया। इस 4 महीने में उनका करीब 12 किलो वज़न कम हो गया। उनकी इंसुलिन की मात्रा 10 पर आ गई। अब और 10 kg कम हो, इंसुलिन 0 पर चली जाएगी। तो देखिए वो ज़माने गए जो हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में होते थे। उसके बाद जब हम स्टूडेंट होते थे और वो जबकि इंसुलिन शुरू हुई तो शुरू हो गई। अब जो है दवाइयाँ चमत्कारी हैं और
हमारी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम इस चीज़ को हटा सकते हैं। कुछ लोगों में संभव है, सब में संभव शायद ना है। हम डायबिटीज़ कैपिटल बने कैसे सर, मुझे आप वो बताइए। क्योंकि खान पान में मैं बहुत बदलाव, मतलब ज़मीन आसमान जितना बदलाव तो अगर मैं ढूंढती हूँ तो नहीं पाती हूँ। जैसा मैंने बताया मैं बनारस की रहने वाली हूँ, तो बनारस में तो सुबह की शुरुआत ही होती है कचौड़ी जलेबी के साथ। वो मेरे बचपन में भी थी। फिर वही रोटी हम हमेशा खाते थे, वही चावल हमेशा खाते थे, वही सब्जियाँ हमेशा हम खाते थे। ठीक है, थोड़ा हम पैकेट फूड की तरफ आगे ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन इतना बड़ा क्या परिवर्तन आया कि बचपन में भी वही खाना था, आज भी वही खाना है, लेकिन हम डायबिटीज़ कैपिटल बन चुके हैं। बिल्कुल टोटल एनवायरनमेंट चेंज हो गया। देखिए, दैट्स नो, आप बनारस में अच्छी हवा में ना पॉल्यूशन वहाँ पर है, ना माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, ये सब भी चीज़ें बहुत डायबिटीज़ को और उसके कॉम्प्लिकेशन को प्रभावित कर रही हैं। पॉल्यूशन की बात है, जहाँ तक मेजरली प्रभावित कर रही है। तो ये सब चीज़ें तो पहले नहीं थी। एयर वो थी, आप बाहर जाते थे, खेलते थे खूब। कोई खेलता आजकल बहुत कम दिखाई देता है, बच्चा बहुत कम दिखाई देता है। तो शुरुआत तो वहीं बच्चों से होती है। देखिए, बच्चों की मोटापा बढ़ता जा रहा है, और डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ हम 15 साल की उम्र में बच्चों को देख रहे हैं। देखिए, तो ये चीज़ बच्चों में और उसमें साथ में गृहिणियों का भी हाल। जो हमने अपनी स्टडी करी, हमने देखा कि जो बच्चे मोटे हैं उनकी मदर्स भी मोटी हैं। उन्होंने ख्याल नहीं रखा, उन्होंने स्नैकिंग ज़्यादा करी और एक्टिविटी बिल्कुल बंद। एग्ज़ाम का प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो देखिए, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, ऑटोमेशन बढ़ गया। आप गाड़ी से, पहले साइकिल से चलते थे, अब गाड़ी से चलते हैं, और साथ में आपका जो घर का और जो फास्ट फूड वगैरह का उसका सेवन ज़्यादा हो गया। आप बाहर जाकर ज़्यादा खाना खाने लगे, या बाहर का खाना आपके घर में आने लगा। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, वो जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके वजन को बढ़ाएंगे, आपको डायबिटीज़ कर देंगे। तो ये कराए। लेकिन आपकी बात एक तरह से सही है कि इसमें पूरा अनरेवल नहीं हो रहा, ये मिस्ट्री पूरी अनरेवल नहीं हो रही। तो हमारी बॉडी जो है वो एक खेत की तरह है, जो उपजाऊ खेत है, जिसमें एक बीज डाल दिया तो एकदम से बढ़ने लगेगा। इस तरह की डायबिटीज़ हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के अंदर कई चीज़ें हैं जो गड़बड़ हैं। हमारा लिवर का फैट ज़्यादा है, हमारा पैंक्रियास का फैट ज़्यादा है, हमारी मसल कम है। ये सेंचुरीज से हो रहा है, ये अभी की बात नहीं है। जब हमें अकाल पड़ा था तो हमारी मसल्स बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, प्रोटीन मिलता नहीं था, खाना मिलता नहीं था। तो सारा स्टोर बॉडी ने अपने पेट में कर लिया कि भाई पेट में तो थोड़ा सा फैट रहे, जो कल खाना ना मिले तो फैट से हमने कैलोरी ले लेनी है। वो फैट जो है अब बढ़ता ही चला गया, क्योंकि हमारे पास कैलोरी की मात्रा ज़्यादा हो गई। तो देखिए, हमारी बॉडी बिल्कुल कंड्यूसिव है डायबिटीज़ के लिए। जहाँ चीज़ें चेंज हुई वहाँ आग लग गई, ये समझ लीजिए। मैं सर अब आगे रैपिड फायर आपके साथ खेलने वाली हूँ, लेकिन मैं उसके पहले ये चाहती हूँ कि इस बुक में कोई ऐसी चीज़ जो आपने लिखी हो लेकिन मैंने पूछी ना हो पॉडकास्ट में, तो क्योंकि वो आपका बहुत बड़ा रिसर्च मैं मानती हूँ और बहुत लंबे वर्षों का अनुभव है, तो वो मेरे दर्शकों से मिस ना हो जाए। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपनी तरफ से आप बताइए प्लीज़। इसमें मैंने फैट डाइट्स के बारे में बात करी है। फैट डाइट में कीटो डाइट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, और ग्लूटेन फ्री डाइट्स हैं। इसके बारे में मैंने बिल्कुल सरल भाषा में लिखा है, और उसको इजी रीडिंग के नाम से मैंने 19 चैप्टर हैं इजी रीडिंग के, जिसमें कि हर में मैंने टैकल किया है एक विषय जो कि अक्सर चर्चा में आता है। जो से आप चर्चा कर रहे हैं उसके विषय हैं, और ये और भी विषय हैं। तो मैं कभी फैट डाइट के साथ नहीं जुड़ा हुआ हूँ, और मैं जो भी पेशेंट हमारे आते हैं, हम कहते हैं कि प्लीज़ आप हमारी बात मानिए, जो अभी आपके एग्जिस्टिंग डाइट है, जो अभी आप खा रहे हैं, उसी को हम क्वालिटी से चेंज कर दें, जिसके बारे में हम इतने देर से बात कर रहे हैं। और साथ में अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बेटर है हमारी यूजुअल कैलोरी रिस्ट्रिक्टिव डाइट, यानी कि कैलोरी थोड़ी सी हमने कम कर दी और रोज़ कम खा रहे हैं और सीमित मात्रा में खा रहे हैं और अच्छा खा रहे हैं, तो उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग को अगर कंपेयर किया तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में कोई फ़ायदा नहीं। कीटो डाइट बहुत मुश्किल डाइट है, उससे एडवर्स इफ़ेक्ट भी हैं, मतलब ख़राब समस्याएं भी हो सकती हैं, और कोई भी 2-3 महीने से ज़्यादा ले नहीं सकता, हालांकि उससे वेट लॉस होता है। अब फैड आया ग्लूटेन फ्री डाइट का। कई लोग कहते हैं कि साहब आप
जो हैं, आपको सिर में दर्द है, आपको बॉडी में दर्द है, आप ग्लूटेन फ्री डाइट हो जाए, आपका सब ठीक हो जाएगा। एक फैड है ये, एक इंडस्ट्री ड्रिवन फैड है, ये समझ लीजिए आप। और मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि अगर हम आपको कहेंगे ये, आप ग्लूटेन फ्री डाइट में चले जाएंगे तो आपका कम से कम 15-20 हज़ार रुपये एडिशनल ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स में आपका खर्च हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि अपने पेशेंट को कोई बर्डन करें इस चीज़ में बिना वजह के। अब वजह क्या हो सकती है ग्लूटेन फ्री डाइट का? जब आपकी ग्लूटेन सेंसिटिविटी प्रूवन हो। प्रूवन मतलब कि टेस्ट से हमको पता चल जाए कि आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, जहां आप ग्लूटेन, यानी कि ग्लूटेन क्या होता है, जो वीट में एक पदार्थ होता है ग्लूटेन, तो वीट खाने से आपका पेट खराब हो जाए, डायरिया हो जाए, और आपने टेस्ट कराया, वो टेस्ट पॉजिटिव हो जाए, या अदरवाइज पॉजिटिव ना भी हो, तब भी आप कंसिस्टेंटली देख रहे हैं कि आपने सिंपल ग्लूटेन लिया और वीट लिया, आपके वीट और भी जगह ग्लूटेन होते हैं। तो ये जो चीज़ है, अगर नहीं है आपको ग्लूटेन का कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, आपको वीट खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, फिर आपको कोई भी ये कारण नहीं है कि आप ग्लूटेन को छोड़ दें, और जैसा मैंने बताया उसको बेहतर कर दें, जैसे बेसन, ज्वार, बाजरा वो करके। तो ये चीज़ मैं, जो लोग फॉलो करते हैं उनको मैं हटा देता हूँ। अब कुछ चीज़ें मैंने नहीं भी लिखी हैं इसमें, मैं आगे लिखने वाला हूँ। अच्छा। उसमें एक हेल्थ फार्म्स की बात है। हेल्थ फार्म्स समझते हैं? नहीं। हेल्थ फार्म मतलब जैसे कि हमारे पेशेंट आते हैं, कहते हैं साहब हम साउथ में जा रहे हैं, एक फार्म है जहाँ पर हमको 1 लाख रुपया हमने दिया और हम 4 दिन रहेंगे, और वो लोग बिल्कुल हमारी डाइट को वो कर देंगे, दवा को हटा देंगे। तो वो वही प्रिंसिपल अपना रहे हैं जो कि लो कैलोरी डाइट वाला प्रिंसिपल है, लेकिन 4 दिन आप रहेंगे, आप बहुत खुश हो जाएंगे, हो सकता है आपका वेट भी 1-2 kg कम हो जाए, वापस तो आपको यहीं पर आना है ना। सब लोग रीगेन कर लेते हैं सारा वेट, और सारी शुगर फिर से बाउंस बैक कर जाती है। तो ये हेल्थ फार्म वाला बात टेम्परेरी है। आप जब तक कंसिस्टेंट ना करें, अपना बिहेवियर चेंज ना करें, तब तक बात आपकी बनेगी नहीं। तो वो भी वो उसमें नहीं लिखा मैंने, लेकिन मैं नकारना चाहता हूँ कि ये भी बात आप फॉलो मत करिए, आप यू वेस्टिंग योर मनी। आपकी पूरी बात सुन के मुझे ये समझ में आ रहा है कि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। तो उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो तंदुरुस्त रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वाइज वर्ड्स हैं, और हमारे ये समझिए, हमारी एंशिएंट विजडम ही जो मैं बता रहा हूँ। कई लोग कहते हैं आप क्या बता रहे हैं, आप तो वही बता रहे हैं जो कि हमारे एंशिएंट। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं बगल में, और वो इंस्टाग्राम से और व्हाट्सएप से ऐसी चीज़ें आपके पास भेजेंगे जो कि हमारी एंशिएंट विजडम में, हमारी साइंटिफिक ट्रूथ में नहीं है। तो मैं वही बात करूँगा जो साइंस बेस्ड हो, रोबस्ट हो, और कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो कि केवल मेरी ओपिनियन है। कई लोग बुक लिखते हैं, अपने ओपिनियन से लिखते हैं। ये बुक में अगर आप आखिरी में देखें तो ये देखिए रेफरेंस हैं, करीब 300 रेफरेंस आप देख रहे हैं। ये सब साइंटिफिक रेफरेंस हैं, मोर देन 300 रेफरेंस हैं इसमें। तो हर पैराग्राफ आप देखेंगे, जैसे टोमेटो का हमने बताया ना, उसका हर पैराग्राफ में रेफरेंस है कि साइंस कहाँ है, क्या पब्लिकेशन है, किसी ने ट्रायल किया है कि नहीं किया है, किस तरह का ट्रायल किया। और हमने अपने रिसर्च, मैंगो की रिसर्च, हमने सिनेमन की रिसर्च, नट्स की रिसर्च, सब इसमें जोड़ी हुई है। तो इंडिया स्पेसिफिक है, एट द सेम टाइम पूरे वर्ल्ड की जितनी जानकारी है वो इस बुक में हमने रखी है। तो ये बुक इस तरह की शायद पहले ना लिखी गई हो, और लोग इसलिए पसंद करते हैं जो साइंटिफिक माइंड वाले लोग होते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों में असर्टेनमेंट है, कोई भी शक नहीं है। और जहाँ शक है मैंने लिख दिया है कि भाई इस चीज़ में कोई ओपिनियन नहीं है, कि इस चीज़ में ये सर्टन नहीं है, ये साइंटिफिक स्टडी उतनी अच्छी नहीं है, ये भी हमने लिख दिया है। तो हर चीज़ साइंस जो बताती है वो सही नहीं है, तो वो भी मैंने इसमें क्लियरली लिख दिया। और अनुभव का फ़ायदा भी आज हमें, मुझे लगता है, पूरी तरह से मिल पा रहा है आपके साथ बैठने का। अब रैपिड फायर राउंड, जैसा मैंने आपको कहा था, तो हम अब लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए पॉडकास्ट में रैपिड फायर राउंड करते हैं। आप फटाफट से मुझे बताइएगा, कुछ सवाल मैं पूछ रही हूँ वो मिथ है या फैक्ट है वो बताइएगा, और आखिर में आप अगर एक लाइन में उसको डिस्क्राइब भी करना चाहें।
बार बार खाने से मेरी डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है, मिथ और फैक्ट? मिथ। डॉक्टर्स भी कहते हैं ऐसा तो। देखिए, स्नैक लेना है, स्नैक बीच में लेना है, वो सबको लेना चाहिए। हाँ। और स्नैक हेल्दी होना चाहिए, स्पेशली जो लोग मल्टीपल ड्रग्स पर हैं, बहुत सारी दवा पर हैं और इंसुलिन पर हैं। और अगर आप बिना स्नैक के आपकी शुगर कंट्रोल में है तो गो फॉर 3 मेजर मील्स एंड 1 टी, कॉफ़ी और स्नैक समथिंग लाइक दैट। तो कहने का मतलब ये है कि हर आदमी को इंडिविजुअलाइज हमको करना होता है, एक चीज़ हम सब पर लागू नहीं कर सकते। मैं डायबिटिक हूँ, मैं फास्ट यानी कि व्रत नहीं रख सकता। ये भी गलत बात है, लेकिन अगर व्रत कई तरह के होते हैं। देखिए, आप 9 दिन का व्रत रखें, आप 30 दिन का व्रत रखें या 1 दिन का व्रत रखें, इन सब में तरकीब हैं इसको टैकल करने की कि कैसे आप रख सकते हैं। तो हम 100% इसको मना नहीं करते, लेकिन अगर किसी को एडवांस कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज़ की, तब हम कहते हैं आप व्रत मत रखिए। और जिसकी डायबिटीज़ फेयरली कंट्रोल है, हम बता देते हैं व्रत में कौन सी चीज़ें आप खा सकते हैं। मिथ और फैक्ट, करेले और नीम का जूस पीने से वाकई इंसुलिन की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है? बिल्कुल मिथ है। इससे जैसे मैंने बताया, बहुत थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मेजर फ़ायदा कुछ नहीं होता, कोई इंसुलिन नहीं हट सकती है। पतले लोगों को कभी डायबिटीज़ नहीं हो सकता? 10% लोग होते हैं 100 में से 10% इंडिया में स्पेशली, जो पतले बिल्कुल होते हैं और उनको डायबिटीज़ होती है। उनको तरह तरह के कारण उसके बारे में बताए गए हैं। उनकी डायबिटीज़ तेज और होती है और शायद इंसुलिन की आवश्यकता जल्दी पड़ती है। शुगर की एलोपैथिक दवाइयाँ खाने से किडनी ख़राब होती है? बिल्कुल गलत बात। किडनी बेहतर होती है अगर हम शुगर को अच्छी तरह से कंट्रोल करें। अगर और कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो किडनी के लिए हानिकारक है, लेकिन किडनी जब खराब हो जाती है तो कुछ दवाएं हमको हटानी पड़ती हैं। आप जिस दवा का रेफर कर रहे हैं उसका नाम है मेटफॉर्मिन। वो जब किडनी खराब होती तब हम हटाते हैं, लेकिन वो किडनी को खराब नहीं करती। अगला सवाल जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, मुझे वैसे पता है शायद इसका जवाब आप क्या देने वाले हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ, एक ऐसा फल कौन सा क्या है जो बेकार में शुगर पेशेंट अवॉइड करते हैं लेकिन उसको खाना चाहिए? आप लगड़ा खा सकते हैं, हम दशहरी खा सकते हैं। राइट, तभी मैंने कहा था मुझे पता है शायद इसका जवाब। एक ऐसी आदत जो इंडियंस रोज करते हैं और फिर बाद में ये बोलते हैं कि मुझे डायबिटीज़ क्यों हो गया? देखिए, इसमें एक ऐसी आदत नहीं है, कई आदतें हैं। और उसमें नंबर 1 वही है कि आपका फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम है और आप टहलते नहीं हो, आपका वजन ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा और प्रोटीन की मात्रा कम। अगर संक्षिप्त रूप में बताना चाहूँ तो ये ही बात है। और कार्बोहाइड्रेट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा। उसके बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। क्या स्ट्रेस रातों रात शुगर के लेवल को 200 तक पहुंचा सकता है? बिल्कुल पहुंचा सकता है। देखिए, रात एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। और कोई भी चीज़ हो, आपका नींद नहीं हो, स्ट्रेस हो, आपने ऊपर नीचे अपने खाने को कर दिया तो शुगर बिल्कुल 200 नहीं 250 तक हो जाती है। तो वो बात है। अब एक टफ सवाल आपसे मैं पूछने वाली हूँ, शुगर के मरीज के लिए सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? चावल, मैदा या कोल्ड ड्रिंक? टफ है ये। मेरे हिसाब से तो चावल का, जहाँ है वाइट चावल अगर आप कहें, और तो तीनों चीज़ें ख़राब हैं। लेकिन मैं सबसे ख़राब इसमें से, जो मैं खुद कभी मैंने पी नहीं, वो है कोल्ड ड्रिंक। तो उसको अवॉइड करें। और स्पेशली 2-3 दिन पहले आए थे एक व्यक्ति, वो कह रहे हैं सुबह शाम तक 10 बॉटल पीते हैं कोल्ड ड्रिंक और उनका लिवर पूरा ख़राब है। तो कोल्ड ड्रिंक सबसे ख़राब चीज़ है। वो आपको शुगर हो या ना हो फिर भी आपको अवॉइड करना चाहिए कोल्ड ड्रिंक। बिल्कुल ठीक बात कही। राइट। क्या रात को देर से खाना खाना डायबिटीज़ के खतरे को बढ़ा देता है? ऐसी बात नहीं है। क्या आप खाना खाते हैं, आपका खाने से पहले शुगर कितनी है, खाने के बाद की शुगर कितनी है, रात की शुगर कितनी है और सुबह की शुगर कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। और क्या आप एक्सरसाइज पहले कर रहे हैं, खाने से पहले बाद में कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, एक नियमित रूप से खाना खाइए, समय समय से खाइए, बहुत देर में मत करिए, बहुत जल्दी भी मत करिए। और 8, साढ़े 8, 9 बजे अगर आप खा रहे हैं तो वो ठीक है। अब लास्ट सवाल, वॉकिंग या वेट लिफ्टिंग, दोनों में से क्या शुगर को? दोनों म्यूचुअली एक्सप्रेसिव नहीं हैं। हम तो दोनों को मिला कर चलते हैं। देखिए, 3 चीज़ों को मिला कर चलते हैं: स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, वेट लिफ्टिंग।
और जो लोग वॉकिंग नहीं कर पाते उनके लिए हमारे पास अलग एक्सरसाइज हैं काफ की भी, जो बैठे बैठे काफ स्ट्रेचेस कर सकते हैं, उसको सोलियस पुशअप्स एक्सरसाइजेस करते हैं। तो अलग अलग तरीके के लोगों के लिए अलग हैं, लेकिन अगर सब लोग ये तीनों चीज़ कंबाइन कर लें इज़ द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड एज फार एज एक्सरसाइज इज कंसर्न। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है बच्चों से लेके बड़ों तक, बुजुर्गों तक कैसे डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं और डायबिटीज हो ही ना, इसको लेके हमने भरपूर चर्चा की है और उम्मीद बस मेरी यही है कि इसका लोगों को फायदा भी मिले। फ़ायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि मेरे पहले पॉडकास्ट को कई लोगों ने देखा और उसको कार्यान्वित कर रहे हैं। उसको देख कर मुझको बहुत खुशी हुई। लोग कहते हैं, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि इनका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता तो ये पॉडकास्ट के लिए इनके पास टाइम कैसा है। तो मैंने कहा कि नहीं, अपॉइंटमेंट से एक आदमी को फ़ायदा होगा, Right. पॉडकास्ट से हज़ारों, और आपके इतने फॉलोवर हैं, शायद सबको फ़ायदा हो। और लोग उसको दूसरों तक पहुंचाते भी हैं। आप खुद देखते नहीं हैं, आप ये बोलते भी हैं कि नहीं नहीं आपने डॉक्टर साहब का पॉडकास्ट देखा था, उन्होंने ऐसा बोला था। तो जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली सर आपकी बात उससे बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है। ये बहुत अच्छा एक वो है, तरीका है लोगों तक पहुंचाने का, और लोग उसको कार्यान्वित कर रहे हैं, उससे फ़ायदा हुआ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। मुझको इनवाइट किया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और आई होप दिस बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ पीपल। यस सर।